12 महीने के लिए आपको मोराटोरियम कैसे मिल सकता है, यानी आपकी 12 महीने की ईएमआई जो है वो कैसे स्टॉप हो सकती है। साथियों, जैसे कि आपको पता है, आज से 3 साल पहले कोरोना महामारी की वजह से हमारा देश सारा बंद हो गया था 25 मार्च 2020 को। उसके बाद भारत सरकार के आदेश आए तो आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिए गए फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, माननीय सीतारमण जी के द्वारा, और आरबीआई ने सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी को आदेश दिए, ऑर्डर दिए कि आम और खास आदमी को मोराटोरियम दे दिया जाए। तब 3 महीने के लिए मोराटोरियम मिला था, मार्च, अप्रैल, मई, जिसको बोलते थे मोराटोरियम 01। उसके बाद गवर्नमेंट के ऑर्डर फिर आए, क्योंकि देश पूरी तरह से खुला नहीं था, थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो गया था। इन 3 महीने में तो लगभग सारा देश बंद ही था। उसके बाद दोबारा 3 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया, मोराटोरियम को अगले 3 महीने के लिए, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त तक मोराटोरियम को आगे एक्सटेंड कर दिया गया था। आम और खास आदमी को 6 महीने के लिए मोराटोरियम मिला, मतलब 6 महीने के लिए उनको ईएमआई से राहत मिली थी। उसमें 3 ऑप्शन थे जब मोराटोरियम पीरियड खत्म हुआ। भाई, या तो अपनी 6 ईएमआई इकट्ठी दे दो और उनका जो ब्याज है, जो उनके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लगना था, पेनल्टी लगनी थी, जुर्माना लगना था, वो तो लगा नहीं। हाँ, जो चक्रवर्ती ब्याज लगना था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगना था, वो भारत सरकार ने पे कर दिया था। अब जिन्होंने मोराटोरियम नहीं लिया था तो उनको भी वही कैलकुलेशन करके, भाई अगर ये अपनी ईएमआई रोक देते, इनको इतना चक्रवर्ती ब्याज भरना पड़ता, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भरना पड़ता, उतना ही प्रॉफिट उनको भी हो गया था, उनके अकाउंट में पैसा आ गया था। अब 6 महीने के बाद 3 ऑप्शन दिए गए, भाई या तो 6 ईएमआई भर दो और इनका ब्याज भर दो, या अपनी ईएमआई को ही बढ़वा लो। मतलब अगर आपकी 50,000 रुपये ईएमआई है तो आप उसको 55,000 रुपये कर लो, टर्नओवर वही रहेगा, या अपने टर्नओवर को ही बढ़ा लो। यह बात अलग है कि कुछ बैंक, एनबीएफसी कंपनियों ने खुद से ही टर्नओवर बढ़ा दिया। किसी ने 6 महीने के लिए ईएमआई, मतलब उन्होंने मोराटोरियम लिया, उसका 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लोन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यह लीगल नहीं है और आपकी सहमति के बिना ये हो भी नहीं सकता। अब सवाल यह आता है, क्या ये मोराटोरियम कोई नई चीज है? यह ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, जब से बैंकिंग का जन्म हुआ। हमारे देश में बैंकिंग का जन्म कब हुआ? सबसे पहला बैंक था हमारे देश में बैंक ऑफ मद्रास। ब्रिटिश काल में 1843 में इसका नींव रखी गई, इसका जन्म हुआ। आज 180 साल हो चुके हैं हमारे देश में बैंकिंग होते हुए। उसके बाद इस बैंक का नाम रख दिया गया, चेंज करके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज भी ये बैंक हमारे देश में काम कर रहा है एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अब सवाल यह है कि क्या मोराटोरियम अभी आज से 3 साल पहले ही आया? नहीं, मोराटोरियम आए हुए 180 साल हो गए हैं। जब से ब्रिटिश काल से बैंकिंग स्टार्ट हुई है, तब से मोराटोरियम का जन्म हो गया है। वो ये बात अलग है कि आम आदमी को पिछले 3 साल में पता लगा है, क्योंकि उसने लिए ही तब है। इसका फायदा पहले कौन उठाते थे? पिछले 180 सालों में, और आज भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्डर, या ज्यादा पूंजीपति जिनके हजारों करोड़ रुपए के लोन है। क्योंकि बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी को भी उसकी ईएमआई ब्रेक करने की पावर है उनके पास, मतलब रोकने सकते हैं, भाई इतने टाइम तक आप ईएमआई ना दो। क्योंकि जब कोई आदमी बिजनेस, व्यापार, काम धंधा करता है तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सब दिन रहत ना एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। जैसे आदमी की हेल्थ हर टाइम एक जैसी नहीं होती, कई बार बीमार भी हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर दवाई बुट्टी, जड़ी बूटी दवाई लेता है, कोई
तो वो ठीक भी हो जाता है। ऐसे ही आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन सदा एक जैसी नहीं रहती, वो कभी डाउन हो जाता है, कभी अप हो जाता है। तो बैंक एनबीएफसी कंपनी भी समझते हैं भाई इसका व्यवहार तो ठीक है, आजकल तो सिविल से पता लगने लग गया, लेकिन पहले भी तो अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर में वो चेक कर लेते थे कि इसकी ईएमआई टाइम पे आई कि नहीं, उस टाइम इस ईएमआई को किस्त कहते थे। तब भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी करते क्या थे, लोन को रिस्ट्रक्चर कर देते थे। रिस्ट्रक्चर का मतलब किसी बिल्डिंग को तोड़ दो, मेल्ट कर दो, डिमोलिश कर दो, उसको जमीन दोज कर दो, उसके बाद नई फाउंडेशन नई नींव डाल के नई बिल्डिंग तैयार कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि उस लोन को खत्म कर दो और बैंक या एनबीएफसी कंपनी एक नया लोन आपका पास करेंगे, नई प्रोसेसिंग फीस लेंगे, नई स्टाम्प ड्यूटी लगेगी और नया तरीके से आपके लोन की टर्नओवर आपके हिसाब से डिसाइड कर दी जाएगी, जिसमें आपको सहूलियत हो। और उसके अंदर वो आपको 2 साल तक का टाइम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 महीने का टाइम दे देंगे या 5 महीने का टाइम दे देंगे या 8 का दे देंगे या 11 का दे देंगे, ऐसे नहीं दे सकते। मैक्सिमम 2 साल का, जरूरी नहीं है कि 2 साल का देंगे। कितने टाइम का दे सकते हैं? 3 महीने, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24 महीने। अब 3-3 महीने एक्सटेंड क्या हो रही है? क्योंकि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्वार्टरली अपना हिसाब किताब करते हैं, क्वार्टरली इनकी क्लोजिंग होती है, तो इसलिए कभी भी वो बीच के रेशो में आपको नहीं देते, या 3 महीने का देंगे या 6 का या 9 का या 12 का, 15 का, 18 का, 21 का, 24 का। मैक्सिमम आपको 2 साल तक के लिए उसमें मोराटोरियम मिल सकता है। और जर्नली देखने में आया है कि बैंक एनबीएफसी कंपनी इजिली 1 साल तक का मोराटोरियम आराम से दे देते हैं, अगर उनको यह लगता है कि इस आदमी की जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये हमारा पैसा रखेगा नहीं, ये अच्छा हमारा ग्राहक है और फ्यूचर में भी हमें ब्याज देता रहेगा। क्योंकि इनको तो आपसे पैसे लेके और किसी को कर्जाई करना है और किसी से लेके और किसी को करना है। बैंक भी बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए आया, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए आया है। तो ये मिलता कैसे है? आप इसको अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी की ब्रांच में जाके रिटर्न में अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न में अप्लाई करने के बाद आपको डायरी नंबर लेना है। ऐसे वर्बली नहीं बोलना कि मैंने ब्रांच हेड को बोल दिया था उसने दिया नहीं, या अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से भी आप मेल कर सकते हैं, सारी अपनी समस्या पर परेशानी बता सकते हैं। यह बैंक के विवेक पे निर्भर करता है कि वो आपको कितने महीने के लिए, या 2 साल के लिए या 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए आपको वो अप्रूवल देगा। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट 2 साल के लिए दे दे, हो सकता है पहले 6 महीने के लिए दे, फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखे, तब आप अगर उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं और आईटीआर दिखाएं, हर चीज दिखाएं कि भाई अभी मैं फाइनेंशियल इतना साउंड नहीं हुआ हूं कि आपकी ईएमआई पे कर सकूं, तो वो उसको एक्सटेंड कर देते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लगभग 2000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, कभी भी हल्के में ना ले। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, कम से कम 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी स्टेट में इन्होंने आपके ऊपर केस किया। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का,
तो इसको कभी भी हल्के में ना लें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, सीसी लिमिट लिया, ऑडी लिमिट लिया, लैप लिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, होम लोन लिया है, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई भी ऐसे राइट्स नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेच दें। अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता तो लाखों आदमियों की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में बेच दिया गया है। जैसे ही ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आए तो आप सिर्फ एक नोटिस इशू करें, जिस रेट में बैंक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगा रहा है कि भाई इसी वैल्यू की 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि वो इस रेट में अपनी प्रॉपर्टी की ऑक्शन अपनी सेल करने के लिए तैयार है। ना नोमन तेल होगा, ना राधाना चाहिए। दूसरा, अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर 20% से कम पैसे चले गए या रह गए हैं इनके देने, तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, अगर आपकी 4-5 ईएमआई डिफॉल्ट हुई हैं तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, नहीं तो 100% आएगा। 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आएगा। अगर आज तक आपकी ईएमआई सारी गई हुई है और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मैं नहीं दे पाऊंगा, तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि कितने करोड़ का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने हैं क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके अगर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। हजारों आदमी इस पे डायरेक्ट कॉल करते हैं। अगर इसको सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।